हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, इस वीडियो में वर्ष 2012 उत्तराखंड पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था खंड से आए प्रश्नों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, ना केवल प्रश्नों के उत्तर देखेंगे बल्कि जो विकल्प हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, ताकि अगर विकल्पों से आगामी वर्ष में प्रश्न आते हैं तो आप उनको भी कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और हमारे आज के इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्रिक्स का मेंबर या सदस्य नहीं है। दोस्तों, आप देखें यहाँ पर ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है जो कि बहुत सरल है। आप देखिए इसमें कौन सा ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। तो ब्रिक्स, इस नाम से ही आप समझ सकते हैं कि कौन से देश इसके मेंबर हैं और कौन से देश इसके मेंबर नहीं हैं। बी से ब्राजील, दक्षिण अमेरिकी देश। आर से रूस या रशिया। आई से इंडिया। सी से चाइना और एस से दक्षिण अफ्रीका। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि सऊदी अरब दोस्तों इसका सदस्य नहीं है। अगर हम इसके अतिरिक्त बातों की बात करें तो पहली बात तो हमारा उत्तर हो गया सी, सऊदी अरब। किंतु आप देखें दोस्तों कि जो ब्रिक्स पूरा ग्रुप है उसकी अवधारणा कब आई। दरअसल सन 2001 में एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा यह कंसेप्ट दिया गया कि उभरते देशों को एक साथ आना चाहिए और एक गुट बनाना चाहिए। तो उभरते देशों या डेवलपिंग कंट्रीज के एक गुट के रूप में 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने यह प्रस्ताव दिया। उस समय उन्होंने दरअसल ब्रिक की अवधारणा दी, जिसमें केवल 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। दरअसल इन देशों को भी लगा कि हमें साथ आना चाहिए, इसीलिए 2006 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन हुआ तो उस वर्ष में इन देशों ने कहा कि अब हम मिलकर एक अपना ग्रुप बनाएंगे और ब्रिक्स दरअसल अस्तित्व में आना शुरू हो गया। किंतु पहली बैठक या पहला शिखर सम्मेलन ब्रिक देशों का सन 2009 में रूस में आयोजित हुआ और तब ये ब्रिक्स का या इसको हम ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहते हैं, या 2009 में रशिया से ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। और उसके बाद जो दूसरा शिखर सम्मेलन है, जो दूसरा समिट है वर्ष 2010 में, उस शिखर सम्मेलन में दरअसल ये ब्राजील में आयोजित किया गया और ब्राजील के इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद से ये आज ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसकी 13वीं समिट 13वीं बैठक दरअसल 2021 में आयोजित हुई, जिसमें भारत ने मेजबानी की। तो सितंबर 2021 में भारत ने इन देशों को आमंत्रित किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स की 13वीं समिट का आयोजन 2021 में किया गया। दोस्तों, ये प्रश्न था, इसका उत्तर हमारा सऊदी अरब है। उसके अतिरिक्त हमारे पास बहुत सारी ये बातें हैं, तथ्य हैं, जिनके ऊपर प्रश्न बाकी वर्षों की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ तथ्य की बात करते हुए कुछ कंसेप्ट की बात करेंगे। जैसे कि हम जानना चाहेंगे कि साक्षरता दरअसल किसे कहते हैं। आप देखें, 7 वर्ष या उससे अधिक का एक बालक या व्यक्ति जो किसी एक भाषा में समझ के लिख या पढ़ सकता है, लिख और पढ़ सकता है, तो उसे हम साक्षर कहते हैं। मतलब किसी एक भाषा में 7 साल से ऊपर का एक बालक या व्यक्ति समझ के लिख और पढ़ सकता है तो उसे साक्षर कहते हैं। और भारत में देखें आप, 2011 के इस जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की जो दर है वो करीब 63% से लेकर 93% तक देखी गई है। सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य दोस्तों भारत में है वो बिहार है, जिसमें साक्षरता करीब 63% है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो है केरल, जहां पर 93% साक्षरता देखी गई है। इस दो आंकड़ों के बीच में बाकी राज्य और हमारे केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो ये बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और मिजोरम में
साक्षरता का दर क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में करीब 69.7% साक्षरता देखी गई है 2011 के जनगणना के अनुसार। मणिपुर में यह आंकड़ा 79.8% देखा गया है। और यदि हम बाकी राज्यों को देखें, राजस्थान में यह आंकड़ा करीब 67 या 67% आंका गया है और मिजोरम में यह आंकड़ा करीब 91% देखा गया है। दोस्तों इस हिसाब से, इस आंकड़ों के अनुसार आप देखिए, मिजोरम इस प्रश्न का उत्तर होगा जो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य इन चारों विकल्पों में से है। और अगर आप भारत की बात करेंगे तो केरल में सबसे अधिक साक्षरता पाई गई है और बिहार में सबसे कम साक्षरता दर्ज की गई है। दोस्तों पूरे भारत की बात करेंगे औसत, तो भारत में 74% औसत साक्षरता का दर 2011 में देखा गया है। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है और ये इसके संदर्भ में अतिरिक्त बातें हैं जहां से और प्रश्न बनते हैं। हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? दोस्तों आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पहली बात तो है क्या और ये कैसे बना, क्यों बना, उस पर हम संक्षिप्त एक बार चर्चा कर लें कि दरअसल जब विश्व युद्ध द्वितीय समाप्त हो रहा था और दरअसल 1945 में जापान पे बम गिरने के बाद वो पूर्ण से समाप्त हो गया, किंतु 44 तक युद्ध में समाप्ति या युद्ध में विराम आ चुका था। तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के निकट के दौरान देशों ने मुलाकात की और कहा कि इस विश्व के पुनरुद्धार के लिए, पुनर्निर्माण के लिए हमें कुछ संस्थाओं के निर्माण की आवश्यकता है। इसीलिए 1944 में अमेरिका के राज्य न्यू हैम्पशायर का एक स्थान है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स। इस स्थान पर करीब 44 यूरोपीय अमेरिकी देशों ने मुलाकात की ताकि ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण हो सके जिससे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद विश्व का जो उत्थान है, पुनर्निर्माण है, वो किया जा सके। और इसलिए इसको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहते हैं। ये उस स्थान का नाम है, अमेरिकी राज्य का नाम है न्यू हैम्पशायर। और इस सम्मेलन के अंत में दो संस्थाओं का उदय हुआ। एक है IBRD जो बाद में या वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF। दोस्तों IMF जो है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत एक निर्मित संगठन है या समझौते के अंतर्गत। आप देखें इस सम्मेलन में 44 देशों में जो समझौता हुआ उसको हम ब्रेटन वुड्स समझौता भी कहते हैं। इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा? ए, ब्रेटन स्टोन या एस वुड्स नामक कोई समझौता ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, 1945 से IMF ने अपना कार्य करना शुरू किया। वर्तमान में इसके 189 राष्ट्र, UN के राष्ट्र इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन US में स्थित है। और दोस्तों एक बात और, दरअसल IMF के शीर्ष पदों पर एक भारतीय मूल की महिला विराजित है जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ इस समय IMF की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है। दरअसल ये इस पद से पहले IMF की मुख्य अर्थशास्त्री थी, चीफ इकोनॉमिस्ट थी। उनका प्रमोशन हो गया, वर्तमान में वो क्या है? डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त की जा चुकी हैं। तो ये भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पर प्रश्न आ सकता है। ये पहले मुख्य अर्थशास्त्री थी, वर्तमान में ये उप सहायक प्रबंधक हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गीता, डेप्यूटी डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ। इतने देश इसके मेंबर्स हैं। एक और देश है कोसोवो। कोसोवो UN का, संयुक्त राष्ट्र का मेंबर तो नहीं है, किंतु ये भी IMF का एक मेंबर है। और ये दोस्तों इसके अन्य तथ्य हैं।
तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ब्रेटन वुड्स। और अतिरिक्त बातें आपके सामने ये हैं, तो इनसे प्रश्न आने की संभावना रहती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से कौन सा एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया हुआ देश है? दोस्तों अभी हमने किया कि ब्रिक्स में हमने देखा था पहले प्रश्न में ही कि सबसे पहले 2009 के शिखर सम्मेलन में ब्रिक देशों ने शिरकत की, ब्रिक देशों ने अपना सम्मेलन किया। और 2010 में ब्राजील के ब्राजीलिया शहर में दरअसल इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया। इसके बाद ये अब वर्तमान में ब्रिक्स देशों के नाम से जाना जाता है, ब्रिक्स ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए हमारा जो उत्तर यहाँ पे होगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों भारत, चीन और ब्राजील ये साथ साथ ही इन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया था, इसीलिए हमारा उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका, जो सबसे अंत में ब्रिक में या ब्रिक्स में सम्मिलित किया गया। उत्तर इसका है दोस्तों सी। दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किन संस्थाओं की स्थापना की? दोस्तों अभी हमने इसकी बात की हमारे पिछले एक प्रश्न में कि इस सम्मेलन या समझौते के तहत किन किन संगठनों की उत्पत्ति हुई। आप देखें, हमने अभी देखा कि 1944 में 44 देशों ने जो समझौता किया उस सम्मेलन में, उससे हमने कहा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप एक आईबीआरडी और एक आईएमएफ, दो संस्थाओं की स्थापना हुई। दोस्तों आईएमएफ बिल्कुल सही है, आईबीआरडी बिल्कुल सही है। दोस्तों इसके अलावा देखें आप, संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, जबकि इस सम्मेलन कब हुआ था? ये सम्मेलन 1944 का है। और दोस्तों डब्ल्यूटीओ 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। तो यहां पर इस सम्मेलन के फलस्वरूप हमारे पास दो संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना हुई, आईएमएफ है और आईबीआरडी है। इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा? 1 और 2, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगर हम इसको और देखें दोस्तों, आईएमएफ ने और आईबीआरडी में अभी वर्तमान में 189 देश इसके मेंबर्स हैं। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो 193 देश इसके सदस्य हैं। और डब्ल्यूटीओ में अभी वर्तमान में 164 देश इसके सदस्य हैं। इसके स्थापना की हमने तारीख देखी 1 जनवरी 1995। और डब्ल्यूटीओ दरअसल GATT समझौते के पश्चात अस्तित्व में आया। 30 अक्टूबर 1947 को करीब 23 देशों ने विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया। तो व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता, जिसको हम कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो 30 अक्टूबर 1947 में GATT नामक समझौता अस्तित्व में आया। इसके स्थान पर 123 देशों ने उस समय 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना की। और आज डब्ल्यूटीओ में 164 देश इसके मेंबर्स हैं। और सबसे अंतिम जो जुड़ने वाला देश है अफगानिस्तान है, जो सबसे नवीन मेंबर डब्ल्यूटीओ का है। दोस्तों इसीलिए डब्ल्यूटीओ के बारे में ये तथ्य आप याद करें कि GATT के बाद कौन बना? डब्ल्यूटीओ बना। डब्ल्यूटीओ के फाउंडिंग मेंबर्स की संख्या कितनी थी? 123। और कब बना? 1 जनवरी 1995 को। आज इसमें 164 देश इसके मेंबर्स हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। और ये दोनों संस्थाएं जो हैं, ये दोस्तों दरअसल हमारा सही उत्तर है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आर्थिक पुनरुद्धार के लिए इनका अस्तित्व रखा गया। तो हमारा उत्तर यहाँ पे ए है। अतिरिक्त बातें आपके सामने ये रही।
दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट इनमें से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? दोस्तों आप देखें, हालांकि इसका उत्तर तो हम आसानी से देख सकते हैं, एक बार मैं बाकी रिपोर्ट की बात कर लूं। दोस्तों यूनेस्को, यूनेस्को दरअसल संयुक्त राष्ट्र का एक वह अंग है, एक एजेंसी है जो विश्व भर में जो एजुकेशनल, सामाजिक या सांस्कृतिक प्रचार प्रसार करती है उसका संरक्षण करती है। इसका नाम भी देखिए आप, यूएन एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूएन की वह एजेंसी जो विश्व भर में सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करती है, शिक्षा का, संस्कृति का, सामाजिक प्रचार प्रसार करती है, उसे यूनेस्को कहा गया है। यूनेस्को का एक रिपोर्ट दोस्तों है, उसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। विश्व भर में शिक्षा के स्तर की जो निगरानी करने की रिपोर्ट है, वो एक रिपोर्ट है प्रमुख यूनेस्को की, जिसके माध्यम से विश्व में अलग अलग देशों में शिक्षा का स्तर क्या है, बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिलती है। दोस्तों विश्व बैंक, आप देखिए, विश्व बैंक हमने देखा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद आईबीआरडी की स्थापना हुई। आईबीआरडी ही क्या है? दरअसल विश्व बैंक है। हालांकि विश्व बैंक में दो संस्थाएं हैं, आने वाले प्रश्नों में आएगा, आईबीआरडी और आईडीए दो संस्थाएं हैं जो विश्व बैंक में आती हैं, किंतु अभी के लिए विश्व बैंक दोस्तों ये एक ऐसी संस्था है जो विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास का ऋण देती है। इसकी एक रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, जीईपी, इसकी एक रिपोर्ट है। दोस्तों आपने सुना होगा अक्सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विश्व बैंक की बहुत प्रसिद्ध रिपोर्ट है, व्यापार करने की सुगमता रिपोर्ट, किस देश में व्यापार करना कितना आसान है, इस प्रकार की जो रिपोर्ट है वो निकालता है विश्व बैंक। एक रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, इसका मतलब है विश्व में आने वाले दिनों में, वर्षों में आर्थिक परिस्थितियां कैसी होंगी, इसकी जो जानकारी है विश्व को कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है अपने रिपोर्ट के माध्यम से। दोस्तों यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 1990 से ये एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसका नाम है मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में दरअसल हमने एक वीडियो में पहले भी किया है कि मानव विकास रिपोर्ट में एक सूचकांक जारी करता है, उसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, और मानव विकास के स्तर पर देशों की सूची बनती है और भारत की जो स्थान भारत का है, इतने देशों में 131वां है, 131 है। तो 189 देशों में दोस्तों हमारा स्थान कितना है? 131वां है। इसका मतलब हम एक अभी अच्छे मानव स्तर की बात नहीं कर सकते, और भारत में अभी मानव स्तर या मानव विकास का जो स्तर है वो बाकी देशों से काफी पीछे है, भले ही आर्थिक प्रगति में भारत आगे हो। दोस्तों यहाँ पर यूएनडीपी की रिपोर्ट आती है, मानव विकास रिपोर्ट, तो हमारा उत्तर वैसे कौन सा होगा? सी, यूएनडीपी के द्वारा ही मानव विकास रिपोर्ट 1990 से प्रकाशित की जाती है। दोस्तों इसको निर्मित करने वाले दो लोग हैं, एक हैं महबूब उल हक और एक हैं अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इन दोनों ने मिलकर 1990 में जो रिपोर्ट का निर्माण किया उसका नाम है मानव विकास रिपोर्ट। और आईएमएफ जो है, ये आईएमएफ हमने अभी देखा पिछले प्रश्नों में कि आईबीआरडी के साथ में ये अस्तित्व में आया, तो इसकी रिपोर्ट है, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसमें भी आईएमएफ विश्व के अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थितियों का आउटलुक, एक रूपरेखा विश्व को प्रस्तुत करता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने 4 संस्थाएं हैं, उनकी प्रमुख रिपोर्ट की हमने बात की है। हालांकि हमारा उत्तर क्या होगा? मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी, यूएन विकास कार्यक्रम 1990 से, जिसमें मानव विकास की बात होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से विश्व बैंक की कौन सी संबंध संस्था
विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है। दोस्तों एक प्रश्न है, आप देखें दोस्तों, पहली बात तो यहां पे समझें आप कि विश्व बैंक एक चीज है। विश्व बैंक में दो संस्थाएं होती हैं, दो संस्थाएं हैं। एक है IBRD, विकास और पुनर्निर्माण का अंतरराष्ट्रीय बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये और IMF साथ साथ आए थे 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद। और एक है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। दोस्तों IBRD और IDA, इन दोनों को ही कहा जाता है विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक। ध्यान रखें इस बात का। वर्ल्ड बैंक में दो संस्थाएं हैं, IBRD और IDA। तो जो IBRD है और IDA है, दोनों मिलकर ही देशों को ऋण देती हैं ताकि उनका विकास हो सके। यहां पे एक बात और, जो IDA है ये विश्व बैंक की वह भुजा है या वह भाग है जो जिसका गठन 1960 में इसलिए हुआ ताकि विश्व के निर्धनतम देशों को ऋण मुहैया कराया जा सके। और दोस्तों इसको आप देखिए, विश्व बैंक की एक ऐसी भुजा के रूप में जानते हैं जिसको हम सॉफ्ट लोन खिड़की कहते हैं। IDA को विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं। इसका मतलब ये दोस्तों, सॉफ्ट लोन क्या होता है? बहुत सस्ता ऋण सॉफ्ट लोन है। IDA गरीब देशों को, निर्धनतम देशों को 30 से 35 वर्षों तक के लिए ऋण देती है और जो ब्याज दर होती है वो 0.5% या 0.25% के आसपास या उससे भी कम होती है। तो अत्यंत ही कम ब्याज दरों पर लंबी अवधि का जो ऋण देते हैं उसको हम सॉफ्ट लोन कहते हैं। ये कौन देती है? IDA देती है। इसीलिए विश्व बैंक की यह संस्था जो है ये अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 1960 में गठित हुई। वर्तमान में 174 देश इसके सदस्य हैं और ये निर्धनतम देशों को ऋण उपलब्ध कराती है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम हमारा उत्तर हो गया बी। अगर हम बाकी विकल्प को देखें, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, दोस्तों 1956 में इसकी स्थापना हुई। क्यों हुई? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को विश्व बैंक की निजी भुजा भी कहते हैं, प्राइवेट आर्म भी कहते हैं। ये देशों में निवेश करके धन कमाती है, उन देशों के उद्योगों को सपोर्ट करती है, उस निवेश से अर्जित राशि से ये भी आगे विकासात्मक कार्य करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में वर्तमान में 185 देश इसके मेंबर्स हैं। ये विश्व बैंक समूह में आता है। आप देखिए, विश्व बैंक समूह, इसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 संस्थाएं हैं, विश्व बैंक में 2 संस्थाएं हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में एक है वर्ल्ड बैंक के IBRD, एक है IDA, एक है IFC, एक है मीगा और एक है ICSID। दोस्तों IBRD की हमने बात पहले भी कर रखी है, इसकी हमने बात अभी कर ली है। ये हमारा उत्तर भी है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब जरा बात करते हैं IFC की, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ये रहा आपका पहला विकल्प, जो IFC को हम विश्व बैंक की निजी भुजा के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों तीसरा हमारे पास में है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। 1988 में इस संस्था की स्थापना हुई और इसका जो मेन काम है, इसको मीगा आप कह सकते हैं, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये निवेशक देशों को निवेश करने के लिए एश्योरेंस प्रदान करता है ताकि कोई निवेशक किसी गरीब देश में निवेश कर सके। उसकी गारंटी कौन लेता है? विश्व बैंक समूह का ये संस्था जिसका नाम है मीगा। और वर्तमान में इसके 181 देश इसके सदस्य हैं। और दोस्तों अंत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हमने बात पहले भी कर रखी है। 1945 में कार्य करना शुरू हुआ, अस्तित्व में आया और 189 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। दोस्तों हमारा उत्तर यहाँ पे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ हमारा सही उत्तर है। बाकी अतिरिक्त जानकारी हमने बहुत सारी देखी है जिससे आगामी वर्ष पे प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं।
जब विनिमय दर $1 60 से परिवर्तित होकर $1 में 58 हो जाती है तो इसका अभिप्राय इनमें से क्या है? दोस्तों आप देखिए, $1 पहले मान लिया ₹60 था, अब $1 ₹58 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, उसको समझते हैं। दोस्तों एक बार आप फॉर अ मोमेंट इस डॉलर को आप एक कोई वस्तु मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, आपने कोई भोज्य पदार्थ, कोई बिस्किट का पैकेट लिया, तो मान लेते हैं एक बिस्किट का पैकेट पहले ₹60 का आता था, अब वो बिस्किट का पैकेट ₹58 का आता है। इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि बिस्किट सस्ता हो गया है। तो यदि $1 60 की बजाय 58 का आएगा, इसका मतलब क्या है कि जो डॉलर है वो क्या हो गया है, सस्ता हो गया है। सस्ता मतलब क्या है, उसका मूल्य घट गया है। तो आप देखें, अगर मैं यह कहूं कि डॉलर का मूल्य घट गया लिखा है, ये कथन सही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि $1 60 की बजाय 58 का आता है, तो डॉलर सस्ता हो गया है। क्योंकि आप देखिए, अब मैंने रिप्लेस किया डॉलर को किसी वस्तु के बिहाफ पर, तो जो चीज पहले 60 की थी 58 की आएगी, इसका मतलब क्या, सस्ती हो गई है वो। तो यहां पर 58 के होने से हम कहेंगे कि डॉलर सस्ता हो गया है। दूसरा कथन हमारा सही है। इसका मतलब दोस्तों ये भी है, अगर ये लिखा रहे कि डॉलर का वैल्यू बढ़ गया है, अधिमूल्यित का मतलब क्या है, मूल्य बढ़ जाना, तो ये कथन गलत हो जाता है। डॉलर अभिमूल्यित नहीं हुआ है, डॉलर दरअसल उसका अवमूल्यन हो गया है, डॉलर घट गया है। तो यहां पर दूसरा कथन और चौथे कथन में विरोधाभास है। अगर दूसरा सही है तो चौथा गलत है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, क्योंकि इन दोनों में ही चौथा विकल्प हमारे सामने है। दोस्तों अब आते हैं जरा रुपए के मूल्य की बात। अब देखिए, अगर मैं ऐसा कहूं कि बिस्किट 60 की बजाय 58 का हो गया, तो बिस्किट सस्ता हुआ तो महंगा क्या हुआ, रुपया महंगा हो गया। रुपया महंगा है और बिस्किट सस्ता है। अगर एक चीज सस्ती हुई है, इनकी बात अगर मैं करूं, $1 में ₹60 हैं, अगर डॉलर सस्ता हुआ तो महंगा क्या होगा, रुपया अधिमूल्यित कहलाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि रुपया का मूल्य बढ़ गया है, तभी तो कम रुपए में अब उतने ही डॉलर्स आ सकते हैं। तो रुपया महंगा हो गया, रुपया अधिमूल्यित हो गया है, यह कथन सही है। और दूसरा कथन, डॉलर का मूल्य घट गया, ये भी सही है। इसका मतलब ए विकल्प हमारा सही होगा, 1 और 2 ही सही है। आप देख सकते हैं कि अगर एक अनुपात की हम बात करते हैं तो ₹58 का अब $1 मिलेगा, इसका मतलब ₹2 कम देने होंगे डॉलर को परचेज करने के लिए। इसका मतलब रुपया महंगा है, तभी तो कम रुपए में हम वही डॉलर ले पाएंगे। और इसीलिए दरअसल इसका मतलब यह हुआ कि रुपया अधिमूल्यित हो गया है, जबकि डॉलर का मूल्य घट गया है। डॉलर 60 की बजाय 58 का ही मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा उत्तर दोस्तों क्या है, 1 और 2 ही सही है, बाकी कथन यहां पे गलत है। दोस्तों अगला प्रश्न है, माल्थुस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है कैसे? ज्यामितीय क्रम में, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। दूसरा, अंकगणितीय क्रम में, इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। और तीसरा है हरात्मक क्रम में, इसको हम कहते हैं हार्मोनिक मीन या हार्मोनिक ऑर्डर। दोस्तों आप देखिए, 18वीं सदी के एक अर्थशास्त्री थे ब्रिटेन के, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस मैल्थस। 18वीं सेंचुरी के अर्थशास्त्री, उनका नाम था थॉमस मैल्थस। इनका कहना था कि जनसंख्या की दर तेजी से बढ़ती है, किंतु भोजन के उत्पादन की दर धीमे बढ़ती है। और इसीलिए एक समय के बाद आमतौर पर देशों के सामने खाद्यान्न संसाधनों की भारी किल्लत आती है, जिससे अकाल होता है, जिससे युद्ध होते हैं, जिससे गृह युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। इनका मानना था कि जो खाद्य उत्पादन है वो
बढ़ता है अरिथमेटिक रूप से, मतलब अंकगणितीय क्रम में। इसका मतलब क्या हो गया? 2, 4, 6, 8, 10 क्रम में, कि पहले 2 टन, बाद में 4 टन, फिर 6 टन, 8 टन, 10 टन, इस रूप से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा। किंतु इनका मानना था जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, जनसंख्या बढ़ती है ज्यामितीय क्रम में, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। इनका मतलब यह हुआ कि पॉपुलेशन अगर पहले 2 है तो फिर 4 होगी, फिर इसका दुगना 8 होगी, फिर इसका दुगना 16 होगी, फिर इसका दुगना 32 होगी। तो यहां पर पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है बहुत तेज है। 2 के बाद जो फूड प्रोडक्शन है वो 6 होगा, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। फूड प्रोडक्शन 8 होगा तो पॉपुलेशन 16 हो जाएगी। फूड प्रोडक्शन 10 होगा, पॉपुलेशन 32 हो जाएगी। इसलिए पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है और फूड हमारा धीरे बढ़ता है, जिस कारण से दरअसल समस्या हमारी बढ़ जाती है। इनका मानना यह भी था कि इस कारण से दरअसल आपदा या फूड इनसिक्योरिटी आदि की समस्या भी आती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा उत्तर क्या है? ज्यामितीय क्रम से जनसंख्या बढ़ती है थॉमस मैल्थस के अनुसार, और ये इनके सिद्धांत का अतिरिक्त भाग है। इनके अनुसार देशों के इसी कारण से आने वाले दशकों में या सेंचुरीज में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि फिलिप्स कर्व इन किन के मध्य के संबंध को व्यक्त करता है? दोस्तों एक अर्थशास्त्री थे A.W. फिलिप्स, जो न्यूजीलैंड के थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को दरअसल यदि हम कर्व में लगाते हैं तो इन्होंने कहा कि यदि आप बेरोजगारी और मुद्रास्फीति मतलब महंगाई के बीच कर्व बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो कुछ ऐसा आपको ग्राफ मिलता है। इनका कहना था कि यदि बेरोजगारी बढ़ती है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो महंगाई कम होती है, क्योंकि अगर बेरोजगारी ज्यादा है मतलब रोजगार कम है, इसका मतलब हाथ में पैसे कम है, इसका मतलब मांग कम है, और मांग कम है तो महंगाई भी क्या है? कम है। तो इनका जो कर्व है इसे कहते हैं फिलिप्स कर्व, जो दिया था न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में जो कर्व है वो दिखाता है फिलिप्स कर्व। दोस्तों ये कर्व बाकी चीजों का जो हमारा कथन है वो सही नहीं है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो गया? बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया? दोस्तों एक अर्थशास्त्री थे R.G. हॉटरे। इन्होंने कहा, पहली बात तो आप देखिए कि ये व्यापार चक्र क्या है। इसको कहते हैं बिजनेस साइकिल। दोस्तों किसी भी देश में जो व्यापार है, जो प्रगति है, अर्थव्यवस्था में जो गति है, उसका एक चक्र है। उस चक्र को हम कहते हैं व्यापार चक्र। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हम बात करें किसी देश की अर्थव्यवस्था की, तो आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में हर समय एक साथ प्रगति नहीं होती है, एक क्रम में काम होता है। जैसे एक दौर ऐसा होता है जब अर्थव्यवस्था में तीव्र प्रगति है, बढ़ोतरी है, ये ग्रोथ का एक फेज है जब जीडीपी बढ़ती है। जीडीपी एक समय के बाद अपने अधिकतम स्तर पे होती है, उसके बाद से उसमें मंदी आती है, अर्थव्यवस्था में गिरावट होती है और मंदी का दौर शुरू होता है। मंदी के दौर से निपटने के लिए सरकार प्रयास करती है और प्रयास के बाद फिर से जो रिकवरी है वो आती है और फिर जो है वृद्धि देखने को मिलती है। ये हमारा क्या है? एक बिजनेस साइकिल है कि किस प्रकार से जीडीपी बढ़ती है, ठहरती है, गिरती है, फिर उठती है। तो ये बिजनेस साइकिल है। इस बिजनेस साइकिल में जो मौद्रिक सिद्धांत है, आप देखिए वो कैसे काम करता है कि जब अर्थव्यवस्था में सरकार बहुत ज्यादा पैसा, मनी या मुद्रा को पंप करती है तो अर्थव्यवस्था उठती है। जब सरकार पैसा निकालती है तो अर्थव्यवस्था में गिरावट होती है,
फिर रिकवरी करने के लिए सरकार पैसा और लगाती है। तो जो मुद्रास्फीति है, जो सरकार के द्वारा मौद्रिक नीतियां हैं, आरबीआई की मौद्रिक नीति है, उसका व्यापार चक्र पे जो प्रभाव है, इस सिद्धांत का अध्ययन किया था अर्थशास्त्री आरजी हॉटरे ने। इसीलिए इसका उत्तर हमारा क्या होगा? ए, हॉटरे। और ये इसका मतलब देखा हमने कि हर अर्थव्यवस्था अपने काल में, अपने समय में इस प्रकार से उतार चढ़ाव देखती है। कभी उठती है, फिर ठहरती है, गिरती है, मंदी आती है, रिसेशन आता है, उससे निपटा जाता है और फिर से वो अर्थव्यवस्था उठती है। दोस्तों इसका उत्तर है ए। अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से किस ने पूंजी का संग्रहण पुस्तक का कौन लेखक दोस्तों है? आप देखिए दोस्तों, 1956 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने पुस्तक लिखी थी पूंजी का संग्रहण, जिसमें उन्होंने बात की थी कि पूंजी का संग्रहण कैसे किया जाए और क्यों किया जाए। दोस्तों जितनी पूंजी देश में एकत्रित होगी, उस पूंजी का निवेश होकर अर्थव्यवस्था को उसका लाभ मिलता है। तो पूंजी निवेश में जाती है, निवेश से आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से उद्योग लगते हैं, उद्योग से रोजगार, और रोजगार से जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती है। तो अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन है, रोजगार है, उसके लिए पूंजी बहुत जरूरी है। इन सब के सिद्धांतों को दरअसल श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपनी पुस्तक एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल में संग्रहित किया। अगर हम बात करें एडम स्मिथ की, दोस्तों 1776 में एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ द नेशंस। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक इनकी पुस्तक थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि बाजार तब अच्छा काम करते हैं जब उनको सरकार से के चुंगल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो सरकार के चुंगल से बाहर निकाल देंगे तो बाजार अच्छा काम करेंगे, कुछ इस प्रकार की बात द वेल्थ ऑफ द नेशंस में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में की थी, जो आज भी दरअसल निजीकरण के रूप में आप देख सकते हैं कि सरकार बाजारों को नियंत्रित नहीं करती, बाजारों को मुक्त करने की ओर आगे जा रही है। दोस्तों एक बहुत प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री हुए हैं लॉर्ड या जॉन मेनर्ड कीन्स। 1936 में एक पुस्तक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेजेस। इन्होंने दरअसल कहा कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी हो, आप देखिए दोस्तों 1929 से 1931 के आसपास अमेरिकी अर्थव्यवस्था भयंकर मंदी का सामना कर रही थी। उस मंदी से निपटने के लिए लॉर्ड मेनर्ड कीन्स ने अपनी पुस्तक लिखी थी, इसका मुख्य फोकस था कैसे रोजगार, कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए। इनकी जो बुक थी उसका प्रकाशन 1936 का है, जिसका उद्देश्य दरअसल उद्योग, रोजगार आदि था। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या है? ए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, जिनकी जो पुस्तक थी 1956 के आसपास प्रकाशित हुई थी। बाकी जो अर्थशास्त्री है उसकी हमने बात कर ली है, उनकी बात कि एडम स्मिथ ने लिखा वेल्थ ऑफ नेशंस, और मेनर्ड कीन्स ने कहा कि पैसा पंप किया जाए, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी में रिकवरी आ सकेगी। दोस्तों इसका उत्तर है ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? दोस्तों अभी हमने इस प्रश्न की बात की है। आप देखिए हमारे पिछले प्रश्न में क्या देखा हमने कि मेनर्ड कीन्स ने 1929-30 में भयंकर अमेरिकी आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सरकार के द्वारा पैसा दिया जाए, सरकार के द्वारा पैसा पंप किया जाए, इसकी बात की। तो सरकार के द्वारा पैसा पंप किया जाए, सरकार राजकोषीय नीति का इस्तेमाल करे, अर्थव्यवस्था में पैसे दे, ये सिद्धांत दिया। दोस्तों भारत में जब कोविड आया तो सरकार ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत अभियान। 20 लाख करोड़ का पैकेज भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुश करने के लिए दिया। वो भी क्या है, इसी प्रकार की नीति का एक उदाहरण है कि जब 2020 में कोविड आर्थिक मंदी लेके आया, उस मंदी से निपटने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट किया। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा उत्तर क्या होगा? प्रोफेसर जॉन मेनर्ड कीन्स ने अपनी पुस्तक में इस बात की बात की थी कि कैसे मंदी से निपटा जाए, और मंदी से निपटने के लिए फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें कर आता है, जिसमें सब्सिडी आती है, बजट आदि आते हैं। इसका उत्तर दोस्तों हमारा क्या हो गया? ए। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे?
दोस्तों ये चारों जो नाम यहां दे रखे हैं, ये दरअसल चारों ही आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। आप देखिए 2008 में योजना आयोग ने दरअसल एक समिति बनाई और कहा इस समिति की सिफारिश इस बात पे होगी कि बैंकिंग क्षेत्र है, जो वित्तीय क्षेत्र हमारा है, उसमें सुधार कैसे किया जाए। उस सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? रघुराम राजन जी। तो 2008 में योजना आयोग द्वारा जो गठित समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? रघुराम राजन। इसका उद्देश्य क्या था कि देश में जो वित्तीय क्षेत्र हमारा है, बैंक का है, एनबीएफसी का है, इंश्योरेंस आदि का है, में किस प्रकार से सुधार किया जाए। तो इसका उत्तर हमारा है बी। अगर हम देखें बिमल जलान जी की बात या हम बाकी की बात करें, रघुराम राजन जी दरअसल आरबीआई के 23वें गवर्नर थे। 2013 से 2016 के बीच ये आरबीआई के गवर्नर रहे। दोस्तों एम नरसिम्हम बहुत ही फेमस नाम है, ये पूर्व आरबीआई गवर्नर थे और आरबीआई के ये 13th गवर्नर रहे। 1977 मई से लेकर नवंबर, कुछ महीनों के लिए ये आरबीआई गवर्नर थे, जिनके नाम पर बैंकिंग सुधार, बैंकिंग रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं। सी रंगराजन दोस्तों ये भी आरबीआई गवर्नर थे और बिमल जलान जी भी आरबीआई गवर्नर थे। ये चारों क्या योगदान काफी व्यापक है। अगर आप देखें तो वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी। 24वें गवर्नर हैं उर्जित पटेल थे, उर्जित पटेल जी। 23वें गवर्नर दोस्तों इनसे जो पहले थे वो थे रघुराम राजन। और दोस्तों इसी प्रकार से अलग अलग कालखंड में हमारे पास अलग अलग गवर्नर थे। इसका उत्तर हमारा क्या है? रघुराम राजन जो वित्तीय सुधार क्षेत्र के समिति के अध्यक्ष थे। और दोस्तों ये हमारे 2012 का जो प्रश्न पत्र है उसकी चर्चा का पहला भाग है, पहला वीडियो है। दोस्तों अगले वीडियो में, अगले भाग में हम जो बचे हुए हमारे 14 क्वेश्चंस हैं उन पे चर्चा करेंगे विस्तार से। तो कृपया दृष्टि देखते रहें और अगले वीडियो को जरूर देखें, उसमें हम बाकी जो 14 प्रश्न हैं उनकी बात विस्तार से करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।